मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम आजकल आपको नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी राशि में कितने नक्षत्र, कौन कौन से नक्षत्र और कितने डिग्री पर होते हैं, तो उन्हीं की अब तक मैंने आपको 8 राशियों के बारे में बता दिया। बचा 4 राशि, मैंने सोचा उसको भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि आगे जितने भी मुहूर्त होंगे सब नक्षत्रों के ऊपर ही। बगैर नक्षत्रों की कोई मुहूर्त नहीं निकलती, बगैर नक्षत्र का कोई ज्योतिष नहीं बनती। इसीलिए नक्षत्र का ज्ञान आपको जरूरी है, और जब तक नक्षत्रों का ज्ञान आपको नहीं है तब तक आप ज्योतिष नहीं सीख सकते। तो जैसे मैंने बताया आपको, देखिए अब धनु राशि में देखिए, धनु राशि में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्र आते हैं। इनके चरण होते हैं 4, 4, 1। अगर मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा धनु राशि पे है और वो 13 डिग्री 20 मिनट का है, तो आप कैसे पहचानोगे कि किस नक्षत्र में है? तो आप पहचान लीजिए कि 13 डिग्री का 20 मिनट अगर धनु राशि में चंद्रमा आपके है तो वही आपकी राशि हुई। और कौन सा जन्म नक्षत्र है तो जान लीजिए कि ये मूल नक्षत्र होते हैं। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, एक मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा। मूल धनु राशि में 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, पूर्वाषाढ़ा इनके चरण होते हैं। चरण को आपको याद करना पड़ेगा। इनका मैं आपको सूत्र बता दूं, जैसे 4, 4 की राशियां होती हैं तो 4, 4, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 4 इनके ये इस प्रकार से सूत्र होते हैं। तो ये पहला है पद है तो 4, 4, 1 का हुआ, तो 4, 4, 1। और पूर्वाषाढ़ा में अगर आप 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट का है तो धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका चंद्रमा है। और यदि मान लीजिए उत्तराषाढ़ा में 26 डिग्री 40 मिनट से और 30 डिग्री तक धनु राशि में चंद्रमा उत्तराषाढ़ा में रहता है। मकर राशि आ गई। अगर आपका जन्म मकर राशि में हुआ है और कौन से नक्षत्र में हुआ है? मित्रों, ये नक्षत्रों में जन्म लेने वाले बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि पता नहीं ये किस नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। सुने होंगे, मूल नक्षत्र में जो आदमी जन्म लेता है उसका मूल पूजन होता है, नहीं होता है तो माता पे पिता पे दोनों में से एक ही रहते हैं, या और कुछ अपशगुन होते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। तो नक्षत्रों के ऊपर ही आपकी किस्मत होती है। जिस नक्षत्र में आदमी जन्म लेता है, जैसे मान लीजिए ज्येष्ठा नक्षत्र में किसी ने जन्म लिया तो उसकी विवाह ज्येष्ठा नक्षत्र में नहीं होती। घर में बड़ा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में उसकी शादी नहीं होती। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो का पूरा देखना। आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग क्या होते हैं, क्योंकि वो नक्षत्रों पे है, इसलिए नक्षत्रों की जानकारी आपको मुझे पहले देना है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तराषाढ़ा आ गया, तो उत्तराषाढ़ा में, मकर में उत्तराषाढ़ा होता है ये 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। एक चीज आपको बताऊं, 1 डिग्री जहां एक है, एक चरण है, एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, 2 चरण 26 डिग्री 40 मिनट का होता है, 3 चरण किसी में 3 चरण है तो 10 डिग्री का होता है, और 4 चरण है तो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसमें आप 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ते चले जाओगे तो 4 चरण में 3 डिग्री 20 मिनट गुणे 4 करोगे तो 13 डिग्री 20 मिनट आएगा चरणों को। तो अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा मकर राशि में बैठा है और वो चंद्रमा
आप अपनी कुंडली में उठा के देखिए 0 डिग्री से 10 डिग्री तक है, तो समझ लीजिए कि मेरा चंद्रमा उत्तर साढ़ा में है, मेरा जन्म नक्षत्र उत्तर साढ़ा में है। अगर वो चंद्रमा मान लीजिए 10 डिग्री से 4 चरण है, तो 13 डिग्री 20 मिनट इसमें जुड़ेगा, तो 23 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। तो समझ, अगर आपका चंद्रमा 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का है, तो समझ लीजिए कि मेरा जन्म नक्षत्र श्रवणा है। अगर मान लीजिए डिग्री, अब ये 2 चरण है, तो 23 डिग्री 20 मिनट से मिनट का चिन्ह ये इस पर लगता है और डिग्री का चिन्ह ये लगता है। और अगर मान लीजिए सेकंड का भी लगाना है तो ये 2 लगा देंगे। ज्योतिष में एक चिन्ह होते हैं, ये डिग्री होती है, ऊपर 1 कर देंगे मिनट हो गया, 2 कर देंगे सेकंड हो गया। और इनसे 30 डिग्री तक मकर राशि में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र पर होते हैं। अगर आपकी का चंद्रमा, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर आपका चंद्रमा 23 डिग्री 20 मिनट से और 30 डिग्री तक वो मकर में गोचर कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है। उसी प्रकार से कुंभ में, अगर मान लीजिए आपका चंद्रमा कुंभ में है, कुंभ आपकी राशि हो गई, और जन्म नक्षत्र कौन सा होगा, तो देखिए इसमें 2 4 3 है, तो 13 डिग्री 0 डिग्री से और 6 डिग्री 40 मिनट तक अगर चंद्रमा आपका है, 0 से 6 डिग्री 40 मिनट का चंद्रमा है और कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा हुआ। अगर मान लीजिए 4 चरण है ये, तो 6 डिग्री 40 मिनट से, अब इसमें हम 13 डिग्री 20 मिनट जोड़ेंगे तो आ जाएगा पूरा 20 डिग्री। अगर 6 डिग्री 40 मिनट से और 20 डिग्री का आपका चंद्रमा है और कुंभ राशि पे है, तो आप ये समझ लीजिए कि मेरा जन्म नक्षत्र शतभिखा है। इसमें भी कुछ नक्षत्र शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं। शुभ नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे उपद्रवी होते हैं। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए ये कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद है, इसमें 20 डिग्री से अगर आपका चंद्रमा 30 डिग्री के 20 का है, तो समझ लीजिएगा कुंभ में गोचर कर रहा है, समझ लीजिए कि मेरा जन्म नक्षत्र पूर्व भाद्रपद है। अगर आपका चंद्रमा मान लीजिए मीन राशि में है और वो 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो आपका जन्म नक्षत्र किस में होगा, पूर्व भाद्रपद हुआ। हालांकि ये सब कुंडली में दिया होता है, लेकिन हम तो आपको पहचानने के लिए बता रहे हैं कि आप भी इसका ज्ञान रखिए। इसका जन्म नक्षत्र से ही नहीं ज्ञान होता है, और भी बहुत चीजों से। कोई भी शुभ मुहूर्त आप निकालोगे, विवाह, शादी, गृह प्रवेश, भवन निर्माण या गोपवीर संस्कार कोई भी निकालोगे, तो वो नक्षत्रों पर ही आधारित होता है। अगर आपका चंद्रमा मीन राशि में गोचर करते हुए 3 डिग्री 20 मिनट से, अब इसमें 4 का है तो 13, तो 16 डिग्री 40 मिनट का है, तो आप समझ जाइए कि मेरा जन्म नक्षत्र उत्तर भाद्रपद है। अगर मान लीजिए 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री का है और आपका चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो आपकी राशि होगी रेवती। और मित्रों, मैंने आपको ये बता दिया, अब चाहो तो इसको आप नोट कर सकते हो। अब मैं इनको मिटा देता हूं। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, वीडियो को आप पूरा देखना। जैसे मैंने आपको बताया था, तिथियां 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली तिथि होती है नंदा। दूसरी तिथि होती है भद्रा।
तीसरी तिथि होती है जया, चौथी तिथि होती है नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता। पांचवी तिथि होती है पूर्णा। नंदा तिथि क्या है? 1, 6, 11। 1, 6, 11 तिथि क्या है? प्रथमा, षष्ठी, एकादश, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों को 6 प्रथमा प्रतिपदा भी बोलते हैं, षष्ठी और एकादश। इन तिथियों को हम क्या कहेंगे? नंदा तिथि कहते हैं। ये शुभ होती है। दूसरी तिथि होती है द्वितीया, सप्तमी और द्वादश। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दोनों तिथियों को, द्वितीया, सप्तमी और द्वादश को हम भद्रा बोलते हैं। भद्रा का नाम आप सुने होंगे। भद्रा में सारे काम अशुभ होते हैं, भद्रा में कोई काम नहीं करना चाहिए। और जया तिथियां क्या होती हैं? तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। इनके स्वामी को भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। जैसे प्रथमा के स्वामी अग्नि होते हैं, षष्ठी के स्वामी कार्तिकेय होते हैं, एकादश के स्वामी विश्वदेवा होते हैं। इसी प्रकार से मैंने सारे देवताओं के स्वामी मैं बता चुका हूं। अच्छा, चौथा होती है रिक्ता। शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, रिक्ता में कौन कौन सी तिथियां आती हैं? जैसे चतुर्थी, नवमी और चतुर्दश। कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, अगर चतुर्थी है, नवमी है और चतुर्दश है तो वो रिक्ता तिथि होती है। इसमें कोई काम हम नहीं करते, ये खाली तिथि होती है, अशुभ होती है। पूर्णा तिथि होती है जैसे 5, पंचमी, दशमी और 15वीं। 15वीं मतलब पूर्णिमा और अमावस्या। दोनों तिथियों में कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, अगर पंचमी है, दशमी है और अमावस्या या पूर्णा है, ये पूर्णा तिथि होती है। ये पर्व तिथि भी इनको बोलते हैं। इसमें भी हम शादी, इस पर्व तिथियों में हम पूजा पाठ ध्यान वगैरह करते हैं, उसके लिए बनी होती है। इसमें हम कोई गृह निर्माण या पूजा पाठ या शादी विवाह नहीं करते। इन्हीं से बनता है सिद्ध योग और मृत्यु योग। अब सिद्ध योग क्या है? यहां देखिए सिद्ध योग है। इन तिथियों में अगर शुक्रवार पड़ता है, अगर यहां हो गया सिद्ध योग, यहां हो गया मृत्यु योग। अगर नंदा तिथि के साथ शुक्र दिन पड़ जाए तो ये सिद्धि योग होता है। इसमें आप कोई भी काम करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। अगर इनके साथ रविवार या मंगलवार पड़ता है, अगर नंदा तिथियों में रविवार और मंगलवार पड़ता है मित्रों, तो ये मृत्यु योग होता है। इसमें आपको यात्रा नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, ये मृत्यु योग बनाते हैं। भद्रा तिथि के साथ अगर बुधवार पड़ जाए तब ये सिद्धि योग हो गया। और अगर भद्रा तिथि के साथ मान लो मंगलवार नहीं, अगर इनके साथ सोमवार या शुक्रवार हो जाए, अगर भद्रा तिथि के साथ दूसरी, सप्तमी और द्वादश तिथि हो और बुधवार दिन हो तो सिद्ध योग बनता है। इसमें आप कोई भी काम करो आपका सिद्ध होगा, कोई काम आपका रुकेगा नहीं, सिद्ध योग बनता है। अगर संयोग से इनके साथ सोमवार या शुक्रवार दिन पड़ गया तो वो मृत्यु योग बना देता है। इसमें आपको यात्रा नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, वो
मृत्यु योग बनाता है। अगर मान लीजिए जया 3, 8, 13 के साथ मंगल पड़ गया, जया तिथि हो और मंगलवार दिन हो, तब तो ये हो गया आपका सिद्ध योग। इसमें आप कोई भी काम करो। अगर मान लीजिए बाई चांस जया तिथि के साथ बुधवार दिन पड़ गया तो ये मृत्यु योग बना देता है। मित्रों, ये जो मैं आपको बता देता हूं, बहुत वीडियो तो आप बहुत देखते होंगे कि जैसे सूर्य यहां आ गया, चंद्रमा यहां आ गया, वो यहां आ गया। इस चीज को बताने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, और जो ये चीज आप अगर सीख लिए तो जिंदगी आपकी बिल्कुल तृप्त हो जाएगी। आप भगवान के शरण में चले जाओगे, और ये ज्ञान एक दिव्य ज्ञान होता है, तो इनको आप सीखो। दुनिया की कहावतें कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन आप अगर जया तिथि हो, मंगलवार दिन पड़ गया हो, तो आप कोई भी काम करोगे तो आपका सिद्ध होगा। सिद्ध योग बनाते हैं। अगर वही बुधवार दिन पड़ गया, जया तिथि के साथ बुधवार दिन पड़ गया मित्रों, तब ये मृत्यु योग पड़ गया, मृत्यु योग बन गया। इसमें कोई यात्रा मत करना, आप कोई शुभ काम नहीं होता। रिक्ता तिथि के साथ, अब रिक्ता तिथि क्या है? 4, 9, 12। रिक्ता तिथि के साथ अगर मान लीजिए शनिवार पड़ गया, सिद्ध योग बन गया। अगर बृहस्पतिवार पड़ गया तो मृत्यु योग बन गया। अगर रिक्ता तिथि है 4, 9, 14 तिथि है और शनिवार दिन पड़ गया, बहुत शुभ होता है। कोई भी वैसे रिक्ता तिथि ये अशुभ होती है, लेकिन अगर शनिवार दिन पड़ गया तो सिद्ध योग बन गया। कोई भी काम करोगे तो 100% वो सफल होगा। अगर मान लीजिए इसके साथ बृहस्पतिवार पड़ गया, रिक्ता तिथि हो, 4, 9, 14 तिथि हो और बृहस्पतिवार दिन पड़ गया, तो मृत्यु योग बन गया। इसमें आप कोई काम नहीं करना है, विशेषतः वर्जित है यात्रा के लिए। और देखिए, पूर्णा तिथि हो और बृहस्पतिवार दिन हो, पूर्णा तिथि मतलब 5वीं तिथि हो, पंचम तिथि हो, दशम तिथि हो, अमावस्या या पूर्णिमा हो और बृहस्पतिवार दिन पड़ रहा हो, तो सिद्ध योग हो गया। अगर मान लीजिए ये शनिवार दिन हो पड़ गया हो तो मृत्यु योग बन गया। इसमें तो विशेष रूप से आप यात्रा मत करना। कहा जाता है कहीं जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। ये योग बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। और इन चीजों की जानकारी आपको अवश्य रखनी चाहिए। ये पंचांग में दिए होते हैं, लेकिन पंचांग में इतनी गहराई से नहीं होता जो मैं आपको बता रहा हूं। तो मित्रों नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार आपको बताएंगे अमृत सिद्ध योग क्या होते हैं और सर्वाध सिद्ध योग क्या होते हैं। वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नमस्कार, धन्यवाद।